गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम राजस्थान अध्ययन की बुक्स क्लास 6 की उसका जो चैप्टर है थर्ड, इतिहास जानने के स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में किस तरह यूज़फुल है और आपके आरएस मेंस के लिए और जो भी आपके अपकमिंग डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, आप इसके रेफरेंस से अपनी आंसर राइटिंग को कैसे सुधार सकते हो, कैसे नंबर ला सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन है आपके राजस्थान आरएसएम एसएसबी और आरबीएस और आरपीएससी और आरबीएसई राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। क्रमिक विकास मतलब कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ी थी, क्रमिक सीक्वेंस से। क्रमिक मीन्स सीक्वेंस से कैसे कैसे सभ्यता, कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ा था, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है जिससे कि हम इतिहास जान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, प्राचीन हमारे पास ग्रंथ है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ठीक है ना। ये प्राचीनतम ग्रंथ है लिखित रूप से, ठीक है। तो वैसे ही हमने मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है? मुख्यतः इतिहास को जानने के लिए दो भागों में विभक्त किया गया। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। अब पुरातात्विक क्या होता है और साहित्यिक क्या होता है, इसके बारे में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतिहास जानने के स्रोत है। इतिहास जानने के स्रोत दो तरह के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होता है, इसके बारे में इस हम चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, देखो। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वह अवशेष, अवशेष मतलब कि जो चीज़ हमें मिली है, प्रमाण मिले है, जो चीज़ हमारे साक्षात मिली है, उसे अवशेष बोलते हैं। जिसमें हम स्थान व घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है। यानी कि अब इससे चीज़ ये मिलती है कि हमें पुरातात्विक स्रोत से स्थान और वहाँ जो घटनाएं घटित हुई है, इससे हमें जानकारी मिलती है। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, इससे हमें घटनाएं और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और वहाँ पर किस स्थान, वहाँ पर कैसे रहते थे, उनका स्थान क्या था, तो उसके बारे में हमें इनसे, किससे, पुरातात्विक स्रोत से ये चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है। तो उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। प्राचीन काल के वह अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी कि वो सारे के सारे अवशेष, सारे के सारे अवशेष जिससे कि वहाँ की घटनाएं और वहाँ के जो जियोग्राफिकल, यानी कि जो स्थानीय परिस्थिति है, उसको उसको क्या है, उनके संदर्भ में हमें समझने में, उनके संदर्भ समझने में सहयोग मिलता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। बात समझ में आ गया। ऐसे स्रोत मुख्यतः, अब उनके एग्जाम्पल दे रखे हुए, अभिलेख होते हैं, मुद्रा होती है, स्मारक होते हैं, कलाकृतियाँ होती है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है। इनसे तत्काल जनजीवन को समझा जा सकता है, इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जाता है, जाता नहीं आया, जा सकता है। हम एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि जो चीज़ हमें मिली है, अवशेष मिली है, इससे हम चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर कहीं पर हवा चल रही है तो हमें समझ सकते हैं कि कहीं पर बारिश आई होगी, इसलिए हम यहाँ पर हवा चल रही है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत
संक्षेप इस प्रकार है। अब जो हमने एग्जाम्पल देखे, अभिलेख देखे हैं, मुद्रा देखी है, स्मारक देखे हैं, हमने स्मारक देखे होंगे बने बने, जो कि राजा महाराजाओं ने बनाए थे। स्मारक होते कलाकृतियाँ, जो उन्हें आर्किटेक्चर जो उनके जो बनाए थे, कलाकृतियाँ हो गई। मुद्रा जो होती है, जो एक्सचेंज जो विनिमय प्रणाली थी, वो कैसे करते थे, मुद्राएं हो गई। अभिलेख शिलालेख जो होते हैं, पत्थर पर बने होते हैं, उस पर लिखा होता है, ठीक है ना, उनके राजवंश के बारे में लिखा होता है, उनकी प्रसिद्धि के बारे में लिखा होता है, उनकी कौन कौन से युद्ध जीते उनके बारे में लिखा होता है, उसे अभिलेख कहते हैं, पत्थरों पर जो लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पहला दे रखा है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? ये हमें शिलालेख पत्थर की पट्टियों, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेत में खड़ी शिलाओं, तामपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी कि ये हमें शिलालेख, पत्थर के जो अभिलेख होते हैं, ये उत्कीर्ण, इसमें अभिलेख का मतलब ये है कि उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है अभिलेख, अभिलेख लिखा हुआ मिलता है, चाहे पत्थर पर मिले, चाहे स्थानों पर मिले, चाहे गुफाओं में मिले, चाहे मूर्तियों में मिले, यानी कि उत्कीर्ण हुआ मिलता है, इसे अभिलेख कहते हैं। आम भाषा में देखिए, अभिलेख का मतलब ये होता है उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं, चाहे वो कहीं पर भी मिले, पत्थर पर मिले, मूर्ति में मिले, स्तूपों में मिले, मठों में मिले, भवनों में मिले। अब इनकी उपयोगिता क्या होती है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका यूटिलाइजेशन क्या है, इससे क्या हमें मिलेगा? ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलता है। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमार, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियों, शासन कार्यों, आज्ञा का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति, जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा सा पॉइंट दे रखा है, जो प्रशंसा में जो लिखे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रशस्ति बोलेंगे। जो प्रशंसा में लिखे, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा की होगी, उन्हें नवाजा होगा, उसे प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है ना, नोट है इसका। उनकी उपयोगिता क्या है? देखो, ये इनकी उपयोगिता ये है कि इससे हमें वहाँ के राजाओं, वहाँ के सामंतों, कोई घटना, तिथियाँ, शासन कार्य, ठीक है ना, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहाँ की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। यानी कि अभिलेखों से राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़, वहाँ के राजकुमारों, रानियों, सामंतों की जानकारी मिलती है, घटनाओं की जानकारी मिलती है, तिथियों की जानकारी मिलती है, शासन कार्यों की जानकारी मिलती है। तो ये सारे पॉइंट इसमें आ गए। नगरीय अभिलेख, कस्बा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला युगलेख, सामूहिक शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। यानी कि जो ये अभिलेख है, नगरीय अभिलेख, कस्बा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू बाड़मेर हो गया, ठीक है ना, अभिलेख वही धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख, घटियाला अभिलेख प्रतिहार बिजोलिया शिलालेख चिन्हों के इतिहास जानकारी का महत्वपूर्ण इतिहास है। घटियाला अभिलेख प्रतिहारों के बारे में बताता है, बिजोलिया अभिलेख चौहानों के बारे में, इतिहास के बारे में बताता है, चिरवा का अभिलेख रावल समेट सिंह के युग की जानकारी देखता है। यानी कि हमें उन अभिलेखों से इनके जो राजा जो थे, राजवंश थे, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलते अगला, स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। स्मारक जो आर्किटेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारे दुर्ग है, किले हैं। इनमें चित्तौड़ हो गया, जालोर हो गया, गागरोन हो गया, रणथंभौर हो गया, आमेर हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, तारागढ़, कुंभल आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राज प्रसाद, महल, राजनी भवन, स्नानघर, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कुब आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, अब इससे मतलब कि ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, उसमें कौन कौन सी कलाएँ चलती थी, आर्किटेक्चर कैसा था,
धार्मिक विश्वास कैसा था, उपासना पद्धति कैसी थी, मनुष्य की चेतना कैसी थी, समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। जो किले होते हैं वो हमें वहाँ की स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। मुद्रा है, मुद्राओं, सिक्कों, छापों या प्रतीकों किसी भी काल विशेष किसी भी काल विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। धार्मिक स्थिति का मतलब होता है कि वहाँ पर लोग किस रिलीजियस पर बिलीव करते हैं। कि मुद्राओं पर भगवान के सिंबल बने होते हैं। राजनीतिक में देखा जाता है कि वहाँ पर किस राजवंश के सिक्के चल रहे हैं। आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है कि जो वहाँ के जो सिक्के हैं वो किस धातु के हैं, गोल्ड के है, सिल्वर के है, सब पता रहता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मुद्रा पर के चिन्ह, भाषा, लेप सन सहित धातु शुद्धता, नाप तो समझने का ज्ञान होता है। अब उसी बात है कि वहाँ पर भाषा है, सब लिखा होगा, ऐसा पता लगेगा कि वहाँ के लोग कितने मतलब चीज़ों को लेकर अवगत थे। सिक्के राज्य की शासक की शास्त्री का सूचक भी है, यानी कि जो वहाँ की जो शक्ति है उसका सूचक पता लग जाएगा। सिक्के बहुत सारे मिले होंगे गोल्ड के, इसका मतलब कि राजा जो थे बड़े धनवान थे, पैसे से समृद्ध थे। आहार, रेड, बैरा, टंगमेल, सांबर, सुखनिया के उत्कीर्ण प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, महल, मालव, चौहान, गुहिलात वंशों के काल के राज्य शासन की सीमा के बारे में उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, केवड़ा, यानी कि हमें बर्तन मिले हैं। बर्तन जो मिलते हैं इससे हमें कलाकारों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, कीबड़ों व रंगवंश कारीगरी आदि भी देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनके बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती। यानी कि यहाँ से पूछे कि बर्तन कलाकृतियाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, इसका मतलब जानकारी मिलती ये है कि वहाँ पर किस तरह की कला, तो उस समय उस किस तरह की कला थी, उस समय के जो वहाँ के कारीगर थे वो कितने चीज़ों से अवगत थे, ठीक है ना। उनकी जो आर्ट जो था कितने उसमें दक्ष थे, एक्सपर्ट थे, ठीक है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभंड, प्याले, रकाबियाँ, धूप, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को, वहाँ के कला कौशल से सहज ही समझ पा सकते हैं। गणेश्वर, नीम का दाना, शिखर की सब संस्कृति का अवशेष, जोधपुर, जयपुर की नो भरतपुर से प्राप्त काल और लाल मृदभंड, हाड़ से गुलगुण से प्राप्त कलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। नहीं कि कहने का मतलब ये है कि जो बर्तन और कलाकृतियाँ, इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर कला और कौशल में कितने लोग उसमें दक्ष थे, ठीक है ना। वो किस तरह के रंग यूज़ करते थे, कैसे उनकी पॉलिश थी, ठीक है ना। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर जो तांबा होता है उस पर लेख लिखा जाता है, उसे हम ताम्रपत्र कहते हैं। इसमें मुख्यतः दान पुण्य से संबंधित लिखा जाता है, ठीक है। इनमें हमें शासन काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, शासक काल, भाषा, धर्म, भूमि के प्रकार आदि का पता चलता है, ठीक है। साहित्य के स्रोत, पहला हमने पढ़ लिया, पुरातात्विक स्रोत भी दो होते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में हम, एक सेकेंड रुक जाओ, चैप्टर नंबर आपका 3 था। पुरातात्विक स्रोत में हम चलते हैं। पुरातात्विक जो होते हैं आपके पुरातात्विक, रुक जाओ, हाँ, प्राचीन काल के इतिहास समय तक क्या होता है मुख्यतः इतिहास जानने के दो मुख्यतः स्रोत हैं। पहला आपका पुरातात्विक है, दूसरा आपका साहित्यिक है। पुरातात्विक है पहला, दूसरा साहित्यिक है। पुरातात्विक हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो लिखित रूप से होते हैं, ठीक है ना, और वो
लिखित रूप से होते हैं और समकालीन जो घटना होती है वो घटित जो होती है उसमें लिखा जाता है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि जो साहित्यिक होंगे किसी न किसी भाषा में लिखा जाता होगा। तो संस्कृत होगी, हिंदी होगी, राजस्थानी होगी, उर्दू होगी और फारसी आदि में मिलते हैं। राजस्थान के प्राचीन इतिहास जानने में वेद पुराण है, रामायण है, साहित्यिक से वेद पुराण हो गया हमारे होंगे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, सामवेद, सब हमारे प्राचीनतम है। रामायण होगी, महाभारत होगी, बौद्ध है, जैन ग्रंथों से मिलती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनाकृत पिथरा विजय महाकाव्यों से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जो बड़े बड़े काव्य जो हमारे काव्य बने हैं, पिथरा विजय, ठीक है ना, जैनाकृत, इससे हमें वहाँ के जो राजवंश थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, घटनाएं कौन सी घटी, युद्ध कौन से हुए, उपलब्धियाँ कौन सी है। नयनचंद सूर्य के थमीर काव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम दें जो आर मेंस का, तो पॉइंट लिखना पड़ेगा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचल खिची वाचनिका, पद्मनाभ कृत्य, बीकानेर के दलपत सिंह, कृत्य दलपत विलास, खेड़िया जगकरित वाचनिका आदि हैं। यानी कि जो ये लिखी गई है, जो नाम आप पढ़ रहे हो, ये सब ये क्या है, ये साहित्य है, इनका टाइटल है साहित्यों के। और इनमें टाइटल में जो राजवंश था, जो लेखक थे, जो लिख रहे थे उस समय, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, उसके बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में लिखते थे। ठीक है। खात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत स्थापना, राजों के वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि जो खात होती थी, खात साहित्य होता था, उसमें राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता था। नैनचीर की ख्यात, बाकीदास की ख्यात, दयालगिरी की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि मिलती है। उर्दू, फारसी, तावरतिया इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन स्थिति का संबंध में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स स्टॉर्क कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र का वंश, भास्कर, कविराज रामदेव कृत वीर विनोद और वीरेशनाथ रेयू कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरशंकर ओझा लिखित उदयपुर जोधपुर सूर्य इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। कर्नल जेम्स स्टॉर्क, महापौध्याय गौरशंकर ओझा, कवि राज रामदास, ये हमारे लेखक थे जिन्होंने कि बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे, महाकाव्य लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं। ठीक है। अब देखो शब्दावली इंपॉर्टेंट है। अभिलेख क्या होते हैं? ताम्र पत्र आदि पर खुदावलेख अभिलेख कहते हैं। उत्खनन को खुदाई कहते हैं और मित्र भांड को मिट्टी के बर्तन कहते हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा है, इतिहास जानने का दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख पढ़े, मुद्राएं पढ़ी, ताम्रपत्र पढ़े, ठीक है। और साहित्यिक में जो जो उन्होंने वाचनिका थी, ख्यात थी उनकी, ठीक है, और वेद पुराण थे, ठीक है ना, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में जानने को, समझने को मिलता है। ठीक है ना, ठीक है ना। वाचनिका हो गई आपकी, रासो हो गए, ठीक है ना, कृतियाँ हो गई, ख्यात हो गई, ठीक है, साहित्य के में ये आएंगे हमारे। ठीक है, और बाकी हम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।